हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग, जिसमें हम दो प्रयोग को पढ़ चुका है हमने। और आज हम लोग तीसरा और चौथा प्रयोग पढ़ेंगे। तो पिछले प्रयोग में हमने पढ़ा था कि कूलाम लॉ क्या होता है और उसको कैसे सिद्ध करते हैं गॉस थ्योरम की मदद से। गॉस थ्योरम क्या होता है? गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू 1/ε0 × Q। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उसके अंदर जो आवेश होते हैं उसका ε0 गुना होता है। ये गॉस थ्योरम है और इसकी मदद से हमने पिछले वीडियो में कूलाम्स लॉ को प्रूव किया था। और एक आवेशित चालक के आर दूरी पर, एक आवेशित चालक, मान लीजिए आवेशित चालक है, इसे आर दूरी पर, मान लीजिए चालक है, इसे आर दूरी पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया था। ये पिछले वीडियो की कहानी है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में है फिजिक्स के, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। फिलहाल आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है किसी अनंत विस्तार आवेशित अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बुक में ऐसा कुछ लिखा होगा, बट यहाँ पर अनंत विस्तार का जो चादर है वो बिछाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो हम मान के चल रहे हैं वो अनंत विस्तार का है, लेकिन है बहुत बड़ा, ये बात हम मान के चलेंगे, लेकिन हम छोटा सा ही बनाएंगे आपको समझाने के लिए। फिलहाल हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिथिलेश शर्मा और DNMIT क्लासेस में आपका ढेर सारा स्वागत है। यहाँ पर फिजिक्स और मैथ की क्लासेस दी जाती हैं। हम यहाँ पर फिजिक्स सिखाते हैं आपको, और हमारे दीनानाथ भैया मैथ सिखाते हैं। आप उनसे मैथ भी पढ़ सकते हैं अगर कमज़ोर हैं तो, क्योंकि अगर आपको मैथ नहीं आ रहा है तो फिजिक्स तो डेफिनेटली नहीं आने वाला है। तो इंट्रोडक्शन तो हो गया, चलिए कुछ टॉपिक्स भी देखते हैं। किसी अनंत विस्तार आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? अनंत विस्तार यानी एक चालक बनाना है। अब चालक बनाना है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे अनंत बनाएंगे, हम छोटा सा ही बनाएंगे सीखने के लिए, ठीक है। लीजिए, एक चादर हो गया। इस पर कह रहा है ये चादर क्या है? आवेशित है। आवेशित भी कर लिया जाता है। यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक समान रूप से आवेशित है। हर जगह पर जो चार्ज की डेंसिटी है वो समान है। डेंस समझते हैं, डेंसिटी, आवेश घनत्व समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने जब किसी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला हुआ था गॉस थ्योरम की मदद से, तो वहाँ पर लेंथ, मतलब उसके लेंथ के अकॉर्डिंग 1 मीटर के लेंथ पे कितना चार्ज है उसके रेशियो को हम लोग चार्ज डेंसिटी बोले थे। वहाँ पर लेमडा से डिनोट की थी चार्ज डेंसिटी को, Q/L। और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। वहाँ पर एक सीधा चालक तार था और यहाँ पर एक एरिया है, यू नो, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से है। तो आप देखेंगे ये 2D है और ये जो तार था वो केवल एक सीधा तार था, इसलिए इसमें लंबाई था, इसमें एरिया होगा, जैसा हमने आपको ये दिखा रहे हैं हम आपको, ये इस तरह से कुछ होगा। तो यहाँ पर चार्ज वितरण है एरिया में, तो चार्ज बाय एरिया हो जाएगा इसका डेंसिटी। हाँ, फिलहाल चार्ज यूनिफॉर्म है। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, जहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज होता है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो भी यूनिफॉर्म होती है। मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो यूनिफॉर्म होगा, कहीं कम ज़्यादा नहीं होगा, हर जगह पर समान होगा, और डिस्टेंस पे मेजर नहीं, और डिस्टेंस पर कोई मैटर नहीं करता है। चलिए देखते हैं इस पर हम कैसे निकालेंगे। तो अनंत लंबाई का है तो हमें सबसे पहले विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होगा। विद्युत फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे? विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए तो हमें गॉसियन सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि अनंत लंबाई का चादर है, और गॉसियन सरफेस जो होता है वो फाइनाइट होता है, वो अनंत लंबाई का सरफेस नहीं बनाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट काट के निकालेंगे, जैसा हमेशा निकालते हैं। लीजिए, एक छोटा सा एलिमेंट काट के निकाल लिया, इसको हम DA, ये एरिया है DA, ठीक है, इसको हमने DA मान लिया। हाँ, A भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इन सबको ऐसे छोटे छोटे एरिया जोड़ेंगे तो ऐसे अनंत लंबाई का चादर बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बन जाएगा। हाँ लेकिन गॉसियन सरफेस कैसे खींचेंगे? गॉसियन सरफेस खींचने के लिए आपको समझना होगा कि यहाँ पर कैसा गॉसियन सरफेस होगा। ये एक पेज है, ठीक है, मतलब ये एक मान लीजिए चादर है। यहाँ पर इतने दूर में, जितना दूर में ये सर्कल बनाया गया है, थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, मुझे इतना ही आता है, आप देख लीजिएगा। इसको ढकने के लिए एक ढक्कन की तरह, मीन्स एक ढक्कन की तरह यहाँ पर एक सरफेस लगाना होगा, तभी तो ये चार्ज ढकेगा। उसी तरह से एक ढक्कन की तरह इधर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि चादर के दोनों तरफ चार्ज हैं, दोनों तरफ ढकना पड़ेगा। मीन्स ढक्कन इस तरफ भी एक ढक्कन की तरह लगाना पड़ेगा, इस तरह से। तो जब दो ढक्कन आपस में जोड़ेंगे, इस तरह से जुटेगा, तो वहाँ पर एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा, सिलेंड्रिकल शेप बनेगा। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से सिलेंड्रिकल बनेगा, देखिएगा। ये तो एक तरफ का हो गया, दूसरे तरफ का बना लेते हैं, क्योंकि चादर के दोनों तरफ है, ठीक है। मीन्स ये वाला ऐसे इसको ढक रहा है, बहुत लंबा इसको ना देखिएगा, ये छोटा सा ही है, हम केवल आपको दिखे इसलिए बड़ा सा बनाया है, केवल इसको ऐसे ढक रहा है, ऐसे हम आपको दिखाएं। जैसे ढक्कन है, ये चार्ज है, इस चार्ज को ये ढक्कन कुछ इस तरह से ढक रहा है, सेम जैसे आपको दिखा रहे हैं वही चीज़ यहाँ पर बनाया गया है, इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह का ढक्कन इस साइड भी ऐसे ढकेगा चार्ज को। तो आप कभी ना कभी ज़रूर देखें, जब दो ढक्कन ऐसे बनाते हैं तो एक सिलेंडर बनता है, तो हमें सिलेंडर ही बनाना है। इधर भी चलिए देखते हैं। मेरा आर्ट थोड़ा ख़राब है, ड्राइविंग। ये कुछ बन गया इस तरह से गॉसियन सरफेस। आपको अगर गॉसियन सरफेस ना समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें आपने मिस कर दी होंगी तो। चलिए, गॉसियन पहले एक चादर बनाया, यूनिफॉर्म चार्ज, एक समान रूप से आवेशित है, और इस चादर जो है चालक है, उसमें एक छोटा सा एलिमेंट काट के निकाला, क्योंकि अनंत लंबाई का हम लोग गॉसियन सरफेस नहीं खींच सकते हैं। और इस छोटे से टुकड़े पर एक गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से खींचा गया, सिलेंड्रिकल, हमने जो पेज के माध्यम से आपको समझाया कुछ उस तरह से। अब क्या करेंगे, मान लीजिए इस चादर की जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, माना चादर का आवेश घनत्व सिग्मा है, देन सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्यू सिग्मा इंटू ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर देते हैं। अभी आगे ज़रूरत पड़ेगा, जैसे पिछले वीडियो में जब हम किसी चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा रहे थे, तो उसमें लेमडा की ज़रूरत पड़ी थी कुछ इस तरह से, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, क्योंकि वो चालक तार था, उसमें लंबाई हम लोग मेज़र करते हैं, और इसमें एरिया मेज़र करेंगे तो क्यू बाई ए, और उसमें एल बाई ए, और क्यू बाई एल। तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो एरिया में मेज़र किया जाएगा, इसलिए सिग्मा इज इक्वल टू, जो कि चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू बाई ए, ये हो गया। अब देखिए, हमें 3 सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले निकालना होगा। जहाँ गॉस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना पड़ेगा। तो कहाँ कितने सरफेसेस हैं? सिलेंडर में 3 सरफेसेस होते हैं, पहला ये राउंडेड प्लास्टिक, दूसरा ये वाला प्लेन सरफेस, और तीसरा ये प्लेन सरफेस। ये 3 सरफेसेस होते हैं, तीनों सरफेसों पर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, उसका नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, यहाँ से देखेंगे
हमेशा की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ से भी एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया, ये DA1 हो गया मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, यहाँ से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, और इसके प्लेन सरफेस से, यहाँ से और इसके प्लेन सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, उसको हम तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम नहीं निकालेंगे तो हमारा जो मेन एम है, मेन मुद्दा है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना, वो नहीं निकल पाएगा। यहाँ से भी एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल ले रहे हैं इसके प्लेन सरफेस से। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा जगह नहीं है, तो हम यहाँ से इस प्लेन सरफेस पर से छोटा सा एलिमेंट काट के निकाल रहे हैं, ये वाला। इसलिए बड़ा बनाते हैं, लेकिन चलिए इसको DA2 मान लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट काट के निकालेंगे, इसको DA3। ये क्या हो गया? ये गॉसियन सरफेस हो गया। गॉसियन सरफेस हो गया, ये छोटा सा एलिमेंट हो गया, ये भी छोटा सा एलिमेंट होगा, और यहाँ से इसके प्लेन सरफेस से ये वाला जो है यहाँ प्लेन सरफेस से काट के निकाला गया है, आप समझिएगा। अब देखिएगा करना क्या है। अब यहाँ से हम एरिया वेक्टर खींचेंगे छोटे से सरफेस से। एरिया वेक्टर हमेशा खींचते हैं। एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? हम आपको बोले थे जब 2D फिगर होता है तो ऊपर की ओर, नीचे की ओर कहीं भी खींच सकते हैं, लेकिन जब 3D फिगर होता है तो सरफेस के लंबवत बाहर की ओर, जैसे कि ये पेन है तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से खींचा जाएगा, इस तरह से खींचा जाएगा, और इस तरह से खींचा जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है, परपेंडिकुलर और बाहर की ओर। तो यहाँ से हम एरिया वेक्टर खींच लेते हैं, DA वेक्टर, और यहाँ भी बाहर की ओर DA वेक्टर। ये क्या हो गया? एरिया वेक्टर हो गया। अब पता ये लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। बट यहाँ पर एरिया वेक्टर तो ऊपर की ओर है 90 डिग्री पे, मीन्स अब देखेंगे यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0। वो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। ये जो चादर है वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में प्रिपल करेगा, धक्का मारेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो क्या होगा? जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E, ठीक है, मान लेते हैं 1। छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर हो गई, इधर भी लेट करेंगे, यहाँ भी एक चार्ज रखेंगे Q0 टेस्ट चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को इस साइड में रिपल करेगा, ठीक है। अब देखिएगा हम जब पेज बनाए हैं, ये चादर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज हैं, यहाँ पर एक चार्ज ला के रखते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को इधर रिपल करेगा। इसी तरह से दूसरा वाला सरफेस, यहाँ पर चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपल करेगा। तो इधर वाला, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में होगा, और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में होगा, मीन्स चादर से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और परपेंडिकुलर होगा चादर के। और यहाँ भी एक टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इसका डायरेक्शन भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, E, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी एरिया वेक्टर हो गया। ये हो गया आपका डायग्राम, यानी फिगर तैयार। चलिए अब इसकी मदद से हम कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फ्रॉम गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस phi इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। क्यों ऐसा हमने लिखा? क्योंकि इसके 3 सरफेसेस हैं, ये D1, D2, D3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, कुछ इस तरह से। और हम पहले
इस डी ए छोटे से एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो देखेंगे। अब छोटा सा अगर एलिमेंट है तो यहाँ से निकलने वाला, यहाँ से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी छोटा सा होगा। तो हम उसे डी फाई 1 से डिनोट करेंगे पहले सरफेस से। ये कितना हो जाएगा आपका ई वेक्टर डॉट DA1 वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर तो यही है, एरिया वेक्टर तो यही है। अब टोटल इस सरफेस से देखिए, यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट काट के निकाला हुआ था, जैसे कि मान लीजिए ये जो गड्ढा है, यहाँ से मान लीजिए छोटा सा एलिमेंट काट के निकाल लिया। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला वो डी फाई है, उसका ये है। अब इस सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब निकलेगा, जब इस डी फाई को हम जोड़ देंगे। ऐसे डी फाई जोड़ करके एक पूरा बना लेंगे हम लोग। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फाई टोटल फाई 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। वेक्टर को हटाएंगे, जब ई डॉट को जब हटाएंगे तो ये बनाएगा ई डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 0 डिग्री होगा। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और कॉस थीटा इज इक्वल टू, सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? फाई 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नंबर कितना होगा ये देखिएगा। फाई 1 इज इक्वल टू ई डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। ई कांस्टेंट है, ई अपने पास कांस्टेंट है। हम थोड़ा इस साइड में हम लिख लेते हैं। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो फाई 1 निकल के आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ये हमें मिल जाएगा। अब देखेंगे ई कांस्टेंट है हर जगह पे, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं होता है, उसको बाहर कर लेते हैं। तो इसको हम लोग बाहर कर लिए, बचा क्या? डी ए। अब देखिए यहाँ पर डी ए को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये पूरा एरिया बनेगा। तो यहाँ एक सिलेंडर है, ये सोच के यहाँ 2 पाई आर एल नहीं रखना है, केवल इस एरिया को रखना है, ठीक है? ये केवल एरिया, न कि एक सिलेंडर का पूरा 2 पाई आर एल रख देंगे, ये गलत हो जाएगा। तो सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो हम फाई 1 इज इक्वल टू पाते हैं ई ए, ठीक है? ये फाई 1 इज इक्वल टू हमने ई ए फाइंड कर लिया। इसी तरह से फाई 2 के लिए हमें DA2 यानी दूसरा वाला छोटा सा एलिमेंट निकालना पड़ेगा। फाई 2 के लिए ये आपका हो जाएगा, अच्छा ये D फाई 2 होगा, तो ये E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा। टोटल फाई 2 पाने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग ई डी ए कॉस थीटा। अब यहीं से आप देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? वो तो 90 डिग्री है। सिंस कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो फाई 2 निकल के आएगा वो भी 0 होगा। बहुत ही आसान तरीके से ये भी हमने 0 प्रूफ कर लिया। अब देखेंगे छोटे से एलिमेंट DA3 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, उसी तरह से हम इस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे।
फाई थ्री क्या आएगा, इसी तरह से डी फाई थ्री। अच्छा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे फाई थ्री के बारे में तो यही निकल के आएगा, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी समान है, छोटा सा एलिमेंट काट के वही निकाले और उस छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ेंगे तो यही एरिया मिलेगा। मीन्स ये वाला दोनों तो बराबर होता है। तो हमारे पास सिमिलरली फाई थ्री होगा, सिमिलरली फाई थ्री इज इक्वल टू ई ए। ठीक है, सिमिलरली ई ए, ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीनों सरफेस से। अब इसको जोड़ेंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। यहाँ पर जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे 2 EA मिलेगा हमारे पास। ठीक है, ये टोटल फाई हमें मिल गया, टोटल फाई मिल गया। अब हम देखें ज़रा गॉस प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू होता है 1/ε0 इंटू क्यों, यहाँ फाई मीन्स ये क्या हो जाएगा अपने पास 2EA इज इक्वल टू 1/ε0 क्यों अपान ε0। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो यहाँ ई रोक के इस 2A को इस साइड करना होगा। मीन्स ई वेक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए ई वेक्टर, और यहाँ पर 1/2ε0 इंटू क्यू अपान ए, ये हमें मिल गया। अब देखेंगे इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं। क्यों की वैल्यू यहाँ दी हुई है, ठीक है, यहाँ क्यों की वैल्यू दी गई है सिग्मा इंटू ए, तो हम यहाँ से क्यों की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे 1/2ε0, क्यों की वैल्यू सिग्मा ए अपान ए से कैंसिल, बचा क्या हमारे पास ई इज इक्वल टू हमारे पास बचा सिग्मा अपान 2ε0। ये हमारे पास एक मेन बचा। ठीक है, क्या हो गया मेन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो मिल गई। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है ई, जो कि जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है किसी चादर के कारण जो कि समान रूप से आवेशित है, वो दूरी पर कोई, यहाँ डिस्टेंस पर कोई भी मैटर नहीं करता है। जैसे कि एक चादर है, यहाँ पर भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर भी इंटेंसिटी उतनी होगी, इस तरफ भी उतनी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नहीं होगी, केवल इस साइड में और इस साइड में, यहाँ पर नहीं हो, मतलब ये ऊपर नहीं होगा। इस तरह से यहाँ अगर सर्च कर देखेंगे हम लोग तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो ये हो गया दोस्तों। इसी तरह से अगर हम दो चादर रख दें तो क्या होगा, फिलहाल ये एक चादर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है किसी भी बिंदु पर वो है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2ε0। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं कुछ इस तरह से, किसी एक चादर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा बाई ε0 2ε0। किसी एक चादर के कारण, किसी एक चादर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो इतनी होगी। चलिए वेक्टर लगा देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। अब मान लीजिए यहाँ पर दो चादर हैं, फिलहाल इसके बारे में थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि एरिया पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ये में जो मेन फार्मूला आया है उसमें एरिया पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, और ना ही तो ये डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे। मीन्स
कहीं भी आप मेजर करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी आ रहे हैं। और ये वाला बात, आप ये वाली जो बात आई है इसको आप नोट करके रखिए, अगले डेरिवेशन में आपको मदद करेगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो आगे की चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आप वीडियो जब लंबा हो जाता है तो बोर हो जाते हो और पूरा नहीं देखते हो उसे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगर इस तरह से दो चादर हों, इस तरह से दो चादर हों, अब देखेंगे, देखिएगा एक चादर ये हो गया और एक चादर यहाँ हो गया। इन दोनों चादरों, ये दो चादर जो हैं वो यूनिफॉर्मली चार्ज हैं। इन दोनों चादर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो कैसा होगा इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और ये तो दोनों पॉजिटिव चार्ज चादर हैं, सीट हैं, और अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जनरेट होगी वो चीज़ें हम देखेंगे। अब इस वीडियो में हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी क्योंकि आप बोर हो जाओगे। तो आज के लिए बस इतना है। फ़िलहाल ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ये अगले वीडियो में हम इस्तेमाल करेंगे कि किसी सीट के कारण, किसी यूनिफॉर्मली चार्ज सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी किसी भी पॉइंट पर वो इतना होगा। नेक्स्ट डेरिवेशन में हम इस डेरिवेशन में हम ये चीज़ पुट करेंगे, ये चीज़। तो आपको ये चीज़ याद करना होगा। आशा करते हैं आज का आपका जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।